नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का केंद्रीय दल भेजने का निर्देश दिया। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों के बढ़ने के मद्देनजर स्कूलों में 9वीं तक की कक्षाएं 18 अप्रैल तक बंद। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए और पश्चिम बंगाल तथा असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के जंगल में लगी आग पर नियंत्रण के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। विश्व भर में प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है और मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात जेनिक सिनर का मुकाबला ह्यूबर्ट हुर्काज से। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 5 स्तरीय रणनीति, जांच, पहचान, उपचार, कोविड दिशा निर्देश और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करना चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने जनता के बीच कोविड के प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर बल दिया। कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थल तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड की रोकथाम के उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा सक्रिय मामलों की पहचान के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, जाँच की उचित व्यवस्था और समय पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ कोविड व्यवहार को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने और इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने पर भी जोर दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केंद्रीय टीम भेजने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें कहा गया कि 10 राज्यों की कुल संक्रमित मामलों में 91% से अधिक की हिस्सेदारी है। इन्हीं राज्यों में कोविड से सर्वाधिक मृत्यु भी हुई हैं। बैठक में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक है। बैठक में कोविड टीकाकरण के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर जरूरत के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव तथा वैक्सीन पर उच्चाधिकार समूह के अध्यक्ष भी शामिल थे। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। कल 27,38,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से प्रभावित लोगों का टीकाकरण हुआ। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं।
8 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.14% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 93,249 नए रोगियों का पता चला। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजाना नए रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और करीब 80% नए रोगी इन्हीं राज्यों से हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या आधी होगी। स्कूल और कॉलेज पूर्व निर्धारित सभी परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या निजी किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। यह अप्रैल के अंत तक प्रभावी रहेगा। हालांकि शादी और श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन इन आयोजनों में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में जहां 50 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई है, वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 250 होगी। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 15 अप्रैल तक सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड रोगियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र की हस्तियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में महेश भट्ट, अशोक पंडित, मनोज जोशी, सुबोध भावे, अमोल कोहले, सिद्धार्थ रॉय कपूर और अमित बहल जैसे लोग शामिल हुए। कोविड मामलों में कमी लाने के लिए किसी भी कठोर और रोकथाम संबंधी उपायों के लिए सरकार का पूर्ण समर्थन करते हुए फिल्म और टेलीविजन जगत की इन हस्तियों ने मुख्यमंत्रियों को अपनी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कार्यस्थलों पर सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए उद्योगपतियों से कर्मचारियों की संख्या सीमित करने की अपील की है। वर्चुअल बैठक में श्री ठाकरे ने उद्योगपतियों को सुझाव दिया कि श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों के निकट रहने के लिए अल्पावधि की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए और जहां तक संभव हो उन्हें घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण के 49,447 नए मामले सामने आए थे, जो पिछले वर्ष की महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोविड का फैलाव रोकने के लिए छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज अधिक बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसका असर गरीबों की आजीविका पर नहीं पड़ना चाहिए। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेके ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। उत्तर प्रदेश में कोविड के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ हॉटस्पॉट बन गया है, जहां रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा रोगी सामने आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए महामारी संक्रमण से निपटने के लिए कई उपायों के निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 4,164 नए मामले मिले, जबकि इस दौरान मात्र 864 कोविड-19 के मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 19,738 हो गई है। राजधानी लखनऊ इस समय कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां एक दिन में 1,129 नए मामले मिले और 8 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी राज्य में दूसरे स्थान पर है, जहां एक दिन में कोरोना के 453 नए मामले सामने आए। वहीं प्रयागराज में 397, कानपुर नगर में 235 और गोरखपुर में 121 मरीज मिले। पिछले 24 घंटों के दौरान 31 और लोगों की मौत को मिलाकर अब राज्य में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 8,881 हो गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है। एक रिपोर्ट।
प्रतिदिन कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने के बाद झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलने की स्थिति बदतर हो रही है। अकेले रांची जिले में राज्य के आधे सक्रिय मामले इलाजरत हैं। वर्तमान में 2622 सक्रिय मामलों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रांची के 2 आवासीय विद्यालय के 26 शिक्षक और छात्र भी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। नियमित आधार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। रांची में मेकॉन कॉलोनी सहित 6 आवासीय कॉलोनियों को सील करके कोविड कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मास्क के बिना प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी प्रवेश बिंदुओं पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों में मेडिकल टीम कोविड-19 का परीक्षण कर रही है। राज्य में रिकवरी दर गिरकर 95.46% हो गई है। इस बीच राज्य के पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के प्रसार के बीच खुद का टीकाकरण अवश्य करवाएं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का केंद्रीय दल वहां भेजने का निर्देश दिया। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड के टीके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों के बढ़ने के मद्देनजर स्कूलों में 9वीं तक की कक्षाएं 18 अप्रैल तक बंद। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए और पश्चिम बंगाल तथा असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को जंगल में लगी आग पर नियंत्रण के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। विश्व भर में प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है और मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात जेनिक सिनर का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकोस से होगा। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों, केरल की 140 और पुद्दुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मल्लापुरम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मंगलवार को मतदान होगा। असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर विधानसभा सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टियां नए प्रयोग कर रही हैं। इस सीट के लिए तीसरे चरण में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 प्रमुख पार्टियों द्वारा इस बार नए चेहरों को चुनाव में उतारने से तारकेश्वर विधानसभा सीट पर राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। पिछली बार चुनाव में लगभग 18,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही भाजपा ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वपन दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। 65 वर्ष के दास गुप्ता पहली बार सीधे निर्वाचन के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं।
तारकेश्वर सीट 2011 से ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में रही है। पार्टी ने 2 बार विधायक रहे रक्षपाल सिंह को इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिया है और एक स्थानीय स्तर के नेता रामेंदु सिंह रॉय पर अपना भरोसा जताया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सुरजीत घोष को टिकट दिया है। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। इस बार के चुनाव में 2,39,000 से अधिक मतदाता इस क्षेत्र के 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मंगलवार को मतदान में करेंगे। हुगली जिला का यह क्षेत्र अपनी आलू के पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोग लंबे समय से खाद्य प्रसंस्करण इकाई के स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ने वाले भगवान शिव के मंदिर तारकेश्वर धाम परिसर के छोटे दुकानदारों को कोविड काल में श्रद्धालुओं के कम संख्या में आने से बड़ी मार झेलनी पड़ी है। ये दुकानदार भी सरकार से राहत के इंतजार में हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तारकेश्वर, हुगली। असम विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 25 महिलाओं सहित 337 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के कई मंत्री तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत बिस्व शर्मा, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, असम जातीय परिषद के अध्यक्ष ल्यूरियन गोगोई और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने असम में जनसभाएं की। इस बीच मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान समाप्त हो गया। आगामी मंगलवार को सभी 234 विधानसभा सीटों और कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कोविड महामारी को देखते हुए मतदान का समय बढ़ाया गया है। मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि चेन्नई, त्रिची और कोयम्बटूर में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। केरल में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राष्ट्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों ने जोर शोर से जनसभाएं की। राज्य में मतदान एक चरण में 6 अप्रैल को होगा। इसमें 140 विधानसभा सीटों पर 957 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में निष्पक्ष और सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य में 2 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं और 40,771 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान कराने के लिए 3.5 लाख से अधिक चुनाव अधिकारी और तकरीबन 60,000 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार अभियान समाप्त हो गया। राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में आज शाम 7 बजे से धारा 144 लगा दी गई है और 7 अप्रैल सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। राज्य के आबकारी विभाग ने कल रात 10 बजे इन पर ताला लगा दिया था। इस बीच पुदुचेरी के कराईकल जिले के थिरुनलार में चुनावी उड़नदस्ते ने सोने के सिक्के और नकदी जब्त की है। पुलिस के अनुसार एक पार्टी विशेष को वोट देने के लिए मतदाताओं को सोने के सिक्के और नकदी बांटी जा रही थी, जिस पर उड़नदस्ते ने अचानक छापा मारकर 149 सोने के सिक्के और 96,000 रुपए की नकदी बरामद की, जिसे बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं के बारे में श्री शाह से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का एक दल राज्य को भेजेगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों की संख्या 23 हो गई है। 21 जवानों के पार्थिव शरीर आज सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके से मिले। शहीद हुए जवानों में 8 जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के हैं। इसके अलावा 8 जवान जिला रिजर्व गार्ड, 6 जवान विशेष कार्यबल और 1 जवान बस्तरिया बटालियन का है। मुठभेड़ में अन्य सुरक्षा बलों के 28 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 13 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। बस्तर मंडल के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर तर्रेम के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद खोज अभियान चलाया गया। कल शाम की घटना स्थल से 2 जवानों के शव बरामद किए गए थे। ये जवान कल माओवादी विरोधी अभियान पर थे। इन पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
गृह सचिव अजय भल्ला आज सूचना ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे। इस अवसर पर पार्टी देश में सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया साबरमती से दांडी मार्च नवसारी जिले से गुजर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च का पुनः रूपांतरण बापू के पदचिन्हों पर आगे बढ़ते हुए कल दांडी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू की गई दांडी यात्रा कल वाड़ा गांव पहुंची थी। दांडी यात्रियों के स्वागत के लिए पूरा गांव देशभक्ति के रंगों में डूब गया था। दांडी यात्रा के पदयात्रियों ने अपना रात्रि का मुकाम नवसारी में किया, जहां भजन और देशभक्ति के गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बापू के अति प्रिय वैष्णव जनतो तेनेरे कहिए और लागियो कसुम्बिनो रंग जैसे गीत भी प्रस्तुत किए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर रविवार का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुण को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि राधेश्याम खेमका ने सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। श्री मोदी ने कहा कि खेमका जी जीवन भर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे। सिनेमा जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री शशि कला का आज मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं। अपने पहले नाम से प्रसिद्ध शशि कला ओम प्रकाश सहगल ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1945 में प्रदर्शित फिल्म जीनत में छोटी सी भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बिमला, सुजाता, आरती, अनुपमा, आई, मिनल की बेला, वक्त, गुमराह, खूबसूरत, मुझसे शादी करोगी और कभी खुशी और कभी गम जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने चर्चित टेलीविजन कार्यक्रम सोनपरी में भी उल्लेखनीय अभिनय किया। सिनेमा और कला की दुनिया में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने वर्ष 2007 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2009 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए वीर शांताराम सम्मान भी दिया गया। इसके अलावा फिल्म आरती और गुमराह में शानदार अभिनय के लिए शशि कला को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किए गए। शशि कला के परिवार में इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। दिल्ली मेट्रो 6 डिब्बे वाली सभी मेट्रो को अब 8 कोच वाली मेट्रो में तब्दील कर रहा है। रेड, ब्लू और येलो लाइनों पर चलने वाली सभी ट्रेनें अब 8 कोच की हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ये प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो इसके लिए रेलगाड़ियों की बेड़ी में 120 नए डिब्बे शामिल करने जा रही है। इस महीने के अंत तक येलो लाइन हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली पर सभी 6 कोच वाली ट्रेन को 8 कोच में बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे इस लाइन पर कुल 8 कोच वाली ट्रेनों की संख्या 64 हो जाएगी। इसके बाद ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली पर सभी 6 कोच वाली रेलगाड़ियों को 8 कोच में बदलने की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो के पास वर्तमान में 336 ट्रेनों के सेट हैं, जिनमें से 181 6 कोच वाली ट्रेन हैं, 133 8 कोच वाली और 22 4 कोच वाली रेलगाड़ियां हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस वित्त वर्ष में प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने को कहा है।
सामाजिक वन विभाग की शहरी शाखा ने इस वित्त वर्ष में जम्मू और श्रीनगर दोनों स्मार्ट सिटी में 5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ये पेड़ राजमार्गों के आसपास की खाली जगहों, शिक्षण संस्थानों, नदी किनारों, बंजर भूमि और विभिन्न विभागों की खाली पड़ी भूमि पर लगाए जाएंगे। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि को 1,14,000 से अधिक खातों में जमा कराया गया। आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को बैंकों की शाखाओं में ऋण दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना उद्यम लगाने में सहायता मिलती है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के जेनिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के 26वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हरकस से होगा। सिनर इस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। बार्टी ने फाइनल में कनाडा की बिनाका एंड्रेस्क्यू को हराया। उधर पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी ने जीत लिया है। इस जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के डैन इवांस और नील स्कुपस्की को हराया। महिला डबल्स में आज देर रात जापान की इना शिबाहारा और शुको ओयामा की जोड़ी का मुकाबला ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और अमेरिका की हेले क्वार्टर की जोड़ी से होगा। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 28 और 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में शाम या रात में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 16 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में हल्की बर्फबारी की संभावना है। तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 5 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 10 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज व बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 20 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजधानी में चल रहे स्विच दिल्ली अभियान के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे को लेकर जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए दिल्ली वासियों को जागरूक और प्रोत्साहित करना है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का केंद्रीय दल भेजने का निर्देश दिया। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों के बढ़ने के मद्देनजर स्कूलों में 9वीं तक की कक्षाएं 18 अप्रैल तक बंद। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए और पश्चिम बंगाल तथा असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को जंगल में लगी आग पर नियंत्रण के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। विश्व भर में प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है
और मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात जेनिक सिनर का मुकाबला ह्यूबर्ट हुरकॉस से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।